गवर्नमेंट सब्सिडीज वाला चैप्टर आज हम कंटिन्यू करेंगे। आगे कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, जिन्हें हमें कंटिन्यू करना था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फूड सब्सिडी के बारे में बात करते हैं, जो नंबर 1 पर है। फूड सब्सिडी। अगर हम फूड सब्सिडी की बात करें तो 1989 90s तक जो सब्सिडीज सोशलिस्ट दौर में जब नेहरूवियन मॉडल की बात की जाती है, उस समय जो सब्सिडी लगभग 2400-2500 करोड़ थी, 2400-2500 करोड़ थी। आज 2015-16 की फिगर अगर हम देखें ध्यान से, वह सब्सिडी पहुंच करके 1,30,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्सिडी। आज की डेट में देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे वे में एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट सब्सिडीज देती है। एक्सप्लिसिट मनी की जो ओपनली डायरेक्टली दी जाती हैं, इम्प्लिसिट जो नजर नहीं आती बट होती एक तरह की सब्सिडीज हैं। जैसे इम्प्लिसिट में आप एक एग्जांपल बुक से ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी बड़ी रिफाइनरी या किसी प्रोजेक्ट या किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए लैंड प्रिक्योर करके देना, एक्चुअल में जो उसका मार्केट रेट है उससे बहुत कम रेट पर लैंड प्रिक्योर करना और वो लैंड प्रिक्योर करके उस पर्सन को देना, ये भी एक तरह की सब्सिडी है। फिर उसी लैंड पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोन भी प्रोवाइड करना, और वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, ये भी एक तरह की सब्सिडी है। फिर उन्हीं को वहीं से लोकली अवेलेबल कोल, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर सप्लाई बहुत ही कम दाम पे देना, ये भी एक तरह की सब्सिडी है। सो इस तरह की बहुत सारी इम्प्लिसिट सब्सिडीज हैं, ध्यान से अगर देखें। अल्टीमेट एस्पेक्ट यहां पर यह आता है कि सब्सिडीज में इस समय अगर हम देखें इन सारी सब्सिडीज की फॉर्म में, तो ऑल इन ऑल कुल मिलाकर के आज की डेट में 2.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडीज में दिया जाता है, और उस 2.5 लाख करोड़ रुपए में से 81 और 82% फूड सब्सिडी है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है फर्टिलाइजर सब्सिडी का। इसके बाद थर्ड नंबर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 2012-13 तक सेकंड नंबर पर था, लगभग 70-80 हजार करोड़ तक था, क्योंकि तब $110 पर बैरल पेट्रोलियम का रेट हुआ करता था। अल्टीमेटली पेट्रोलियम का रेट बहुत डाउन जाने की वजह से आज पेट्रोलियम सब्सिडी 26-27 हजार करोड़ तक हो गई है, तो वो बहुत डाउन आ गई है। लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी आज भी लगभग 70,000 करोड़ के अराउंड है। तो 2.5 लाख करोड़ में से सबसे पहले लगभग 1,30,000 करोड़ के अराउंड है हमारी एग्रीकल्चर और फार्म सब्सिडी। सेकंड नंबर पे 70,000 करोड़ के अराउंड, 73-4,000 करोड़ के अराउंड हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी, एंड द थर्ड वन इज 26-27,000 करोड़ के अराउंड है हमारी पेट्रोलियम सब्सिडी। तो सीक्वेंस इसके बाद थर्ड कंपोनेंट इज इंटरेस्ट पेमेंट एंड द लास्ट वन इज द अदर्स। ये सारी चीजें मिलकर बनती हैं 2.5 लाख करोड़ रुपया। तो सब में से फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो फूड सब्सिडी हुई, देन सेकंड फर्टिलाइजर हुआ, एंड द थर्ड वन इज द पेट्रोलियम। आज हम इनके ऊपर थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, थोड़े बड़े स्तर पर चर्चा करेंगे। फूड सब्सिडी के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि भारत सरकार 3 तरह से फूड सब्सिडी का प्रयास करती है देने का। सबसे पहला तरीका क्या अपनाया जाता है, हमारे देश में फूड सब्सिडी देने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे फार्मर को प्रोटेक्ट करने का। गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, बट एमएसपी एक एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें फार्म सब्सिडी की, तो फार्म सब्सिडी बहुत सारे वेज में दी जाती है। सबसे पहले अगर हम फार्म सब्सिडी की बात करें तो पहला एस्पेक्ट इज प्राइस लेवल, प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी के अंदर क्या आता है कि फार्मर किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और इस तरह की चीजें जो इस्तेमाल करता है, जैसे कि सीड्स हैं और फर्टिलाइजर, हम इन दोनों को मेन मान ले, इन दोनों पर कीमतों की बहुत बड़ी छूट होती है, तो एक तरह की प्राइस सब्सिडी दी गई। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। फार्मर किसी भी तरह से कोई ट्रैक्टर लेना चाहता है, उसके लिए इंटरेस्ट लोन जो है वो बहुत ही सस्ता रखा जाता है। फार्मर किसी भी तरह से कोई ड्रिप इरिगेशन के लिए वो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है या पाइप लेना चाहता है लंबी, ये सारी चीजें जो है सस्ती, क्योंकि लोन इन पर बहुत सस्ता रहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक तरह की सब्सिडी ही प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद फार्मर को इनपुट में सब्सिडी मिलती है बहुत बड़े पैमाने पर। फार्मर जो बिजली का प्रयोग करता है वो बिजली मुफ्त होती है, कम कीमत पर होती है, सस्ती होती है। डीजल जो प्रोवाइड किया जाता है वो डीजल हाईली सब्सिडाइज्ड होता है।
तो इस तरह से इनपुट सब्सिडी की फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइस सब्सिडी की फॉर्म में कई तरह से सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं फार्म सेक्टर को। एमएसपी इसका सिर्फ एक पार्ट है। तो एमएसपी इन सारी सब्सिडीज को यूज करके एक फार्मर ने जो प्रोडक्ट पहला पैदा किया वो प्रोडक्ट फिर एमएसपी पे लिया जाता है। मतलब जैसे टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट में इतने सारे टैक्सेशन इंक्लूडेड थे, इसमें इतनी सारी सब्सिडीज इंक्लूडेड रहती हैं। और एक कंसेप्ट होता है, दो वर्ड आपको अक्सर मैगजीन्स और करंट अफेयर्स में दिखेंगे तो वो एक्सप्लेन कर देता हूं। इकोनॉमिक कॉस्ट एंड सेंट्रल इशू प्राइस। सेंट्रल इशू प्राइस ये क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट एंड सेंट्रल इशू प्राइस। सपोज कीजिए कल ऐसा कहा गया अमराज के द्वारा कि इस समय 1590 पर क्विंटल माने 100 किलो, कि 1590 रुपए पर क्विंटल पैडी के ऊपर सब एमएसपी मिल रहा है। हम इसको थोड़ा सही वे में समझने के लिए 1600 रुपए पर क्विंटल कर लेते हैं। तो 1600 पर क्विंटल माने 100 किलो का 1600 रुपया हुआ। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली पर केजी कितना हो गया? 1600 को 100 से डिवाइड कर दो, 16 रुपए, तो 16 रुपए पर केजी हो गया। तो फाइनली भारत सरकार जब कोई भी फूड सब्सिडी के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कोई भी योजना अप्लाई करना चाहेगी तो उसकी डिवीजन वो कैसे करेगी? सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना, उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके बाद अबव पॉवर्टी लाइन। इन सब की डिवीजन अलग अलग रखेगी। जैसे अंत्योदय अन्न योजना वालों को 3 रुपए के हिसाब से, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को 4.5 रुपए, 4.25 रुपए के हिसाब से, फिर अबव पॉवर्टी लाइन जैसे मान लो 6 रुपए 15 पैसे या 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से ये डिवीजन क्रिएट किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना। माने भारत सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक कॉस्ट भरी गई वो 1600 रुपए पर क्विंटल था। हालांकि ये इससे ज्यादा होगी क्योंकि ये कीमत जो मैंने ली है सीधी सीधी मैंने एमएसपी की ली है। जबकि एमएसपी देने के बाद वो जो अनाज उठाया गया है उसे एफसीआई के गोदामों तक ले जाने का खर्चा, एफसीआई के स्टाफ के द्वारा उसका रखरखाव करना, और ये सारी अलाइड कॉस्ट अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये लगभग 1650 रुपए पर क्विंटल पहुंच जाएगा। तो इकोनॉमिक कॉस्ट भारत सरकार को लगभग 1650 पर क्विंटल पड़ रही है। लेकिन भारत सरकार का इशू प्राइस क्या है? वही क्रॉप को इशू करने का जनता के लिए क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं 300 रुपए पर क्विंटल, 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए पर क्विंटल। तो इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस सेंट्रल इशू प्राइस इज इक्वल टू सब्सिडी। जो इकोनॉमिक कॉस्ट भारत सरकार ने भरी, फिर जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो भारत सरकार को आएगा रिकवरी में, और इकोनॉमिक कॉस्ट से सेंट्रल इशू प्राइस माइनस कीजिए तो जो गैप आ रहा है वो भारत सरकार ने सब्सिडी प्रोवाइड करी है। आई बात समझ में? दैट इज द कंसेप्ट बेसिकली। अब इतनी भारी सब्सिडी देने के बावजूद माने यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 1300 रुपए पर क्विंटल पे सब्सिडी जा रही है, तभी तो फिगर 81% है। 2.5 लाख करोड़ का 81% ऐसे ही थोड़ी ना हो गया। ये तो सिर्फ एमएसपी पे था मेरे बच्चों। व्हाट अबाउट द प्राइस सब्सिडी, फर्टिलाइजर्स एंड द अदर आइटम्स like the seeds? What about the infrastructure, tractor, farm practices, फावड़े, hoe and drip irrigation, other equipments? What about the inputs, electricity, diesel and other things? तो ये सारा मिलाएं और एमएसपी को मिलाएं तो बहुत बड़े पैमाने पर ये सेक्टर सब्सिडाइज्ड चल रहा है। एक तरफ जब ये बोला तो देखने में लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, हम बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे रहे हैं। पर इंट्रोस्पेक्शन करने का क्वेश्चन ये है कि अगर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं तो देश में मृत्यु क्यों हो रही है किसान की? प्रॉब्लम तो फिर स्टिल परसिस्ट कर रही है, देश तो मर रहा है। वाई? उसके कई सारे रीजंस हैं, जो रीजंस आज मैं आपको समझाऊंगा तरीके से। सब्सिडी वाला इशू सिर्फ इस तरह से ही देखना नहीं था, कितना परसेंट किधर दे दिया, कितना परसेंट, ये तो आंकड़े होते हैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। कंसेप्चुअल माइंडसेट आपका मैं अभी डेवलप करूंगा, थॉट्स दूंगा, आप क्वेश्चन खुद सोचना, और अगर नीड हुई कल भी ये लेक्चर कंटिन्यू करने की हम करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ज्वलंत मुद्दा। भारत सरकार का सबसे जलता हुआ मुद्दा है आज की डेट में डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और आपको एक ही क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार को कर्जे से मुक्त कैसे करेगा और देश में खुशहाली कैसे लाएगा। फिर सारा लिखना कल से लेके आज और आज से लेके कल तक का, फिर आंसर बनेगा मेंस का। सीधा किसी बुक में इसका आंसर ढूंढोगे नहीं मिलना, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका सीधा आंसर कभी नहीं मिलता। ठीक है, दैट आई विल टेल यू। और आपको एक खुशी की बात बता दूं, अब फर्टिलाइजर भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मिलते हैं, डीबीटी के तहत मिलते हैं। फिर आपके माइंड में भी आएगा ये कैसे मिलते होंगे, एलपीजी सब्सिडी तो सीधे खाते में आ जाती है, इसका क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू द होल डिटेल्स, बारीक बारीक स्कीम तक। आरपीएस से लेके आपको एनपीएस तक का पढ़ाएंगे, डोंट वरी। वो 1980 की बातें हैं
जब एग्रीकल्चरल प्राइसिंग कमीशन बना 1965 में, उसका नाम बदला 1985 में CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, जो सब्सिडी जो MSP डिसाइड करता है। तो तब एक वर्ड यूज होता था 1970-75 की दशक में, रिटेंशन प्राइस स्कीम, जिसे बाद में सरकार के द्वारा बदल के न्यू प्राइस स्कीम किया। आज की डेट में जो भारत सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है, उसको RPS नहीं NPS कहा जाता है। इस लेवल पर सब्सिडी देने के बावजूद भी आज भी हम ये कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर, जनता की तो बात ही बाद में करेंगे PDS वाला, पहले किसान को ही सल्टा लेते हैं कि किसान बहुत बड़े पैमाने पर दुखी है। इसके कारण क्या हैं, आज थोड़ा सा इसके बारे में विचार करते हैं। पहला कारण हम ये देखते हैं कि 1967 में इंदिरा गांधी के द्वारा मैक्सिको से 18,000 टन सामान मंगाया जाता है। वो क्या, मैक्सिकन वीट। 18,000 टन मैक्सिकन वीट इंडिया में मंगाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, वो मैक्सिको के खुले खुले मैदानों में जाकर के शोध कर रहे थे। उनका नाम था नॉर्मन बार्लो। नॉर्मन बार्लो इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। और वो नॉर्मन बार्लो जो है, वो वहां जाकर के बैठे थे मैदानों में, कहते यहीं करके करूंगा जो करूंगा, किसी के देश में नहीं जाऊंगा। और वहां पर उन्होंने जो मैक्सिकन वीट उगाई वो हमने मंगाई और वो हमने लगाई। लगाने के 8-10 साल बाद समझ आया, ओ माय गॉड, ये तो पानी बहुत मांगती है। इसको उगा के लोगों तक खिलाने का एक सबसे बड़ा तरीका है वाटर। तो 8-10 साल तो वाटर समझने में लग गया, और ये समझने में लग गया इसको फर्टिलाइजर भी बहुत स्ट्रांगली चाहिए। तो 10 का साल तो हमें अंडरस्टैंड करने में लग गया कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का गेम सेट कैसे बैठता है। फिर समझ आया, तो इसीलिए आप देखेंगे 1975 के बाद ही प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे बढ़ती है, और इसीलिए उन्हीं समयों में ये एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन और ये चीजें बनाई गई। सो मोस्टली अगर आप देखें आज की डेट में, जब भी बिजाई का समय होता है, जब भी सोइंग सीजन आने वाला होता है, उसके पहले भारत सरकार MSP इशू कर देता है कि आपको इतना MSP मिलेगा इस फसल पे। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे होता है? CACP, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इसके रिकमेंडेशन के ऊपर MSP डिसाइड होता है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कमीशन है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसकी रिकमेंडेशंस रेयर ही है कि कभी भारत सरकार नकार दे, मानना ही पड़ती है। और इसी की ऑल इन ऑल कई सारी बातें एज इट इज नीति आयोग रिफ्लेक्ट करता है। नीति आयोग की मेजोरिटी 80% बातें CACP से ही आती है। आपने ये कर लिया, आधा नीति आयोग हो गया, समझ लो। आई बात समझ में? तो ये जब कहता है तो सोइंग सीजन से पहले भारत सरकार MSP डिसाइड करती है। MSP का मैकेनिज्म मैंने कल आपको बता दिया कि उस कीमत पर सरकार आपका अनाज उठाएगी। मोस्टली MSP किन किन चीजों में दिया जाता है? आज की डेट में देखेंगे तो लगभग 26 फसलें इसके अंदर कवर कर दी गई हैं। मोटे मोटे तौर पे पहले किस में दिया जाता था, आप ध्यान से देखेंगे तो पहले सीरियल्स की बात कर लेते हैं। तो सीरियल्स में पहले पैडी एंड व्हीट पे दिया जाता था। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो शुगर में शुगर केन पे दिया जाता था, उसके ऊपर दिया जाता था। और अगर हम बात करें तो कॉटन, तो कॉटन, शुगर केन, व्हीट एंड राइस, इन क्रॉप्स पे पहले दिया जाता था। तो 2 कैश क्रॉप्स हैं एंड 2 फूड ग्रेन्स हैं, 2 सीरियल क्रॉप्स हैं। आज की डेट में आगे तो भारत सरकार द्वारा इसे बहुत आगे बढ़ा दिया गया। कैसे? सीरियल्स में पहले इसके अंदर व्हीट भी, राइस भी और मिलेट्स, मिलेट्स के अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारा ऐड हो जाएगा, शोरगम वगैरह। इससे आगे बढ़ा के पल्सेस भी ऐड कर ली हैं। नेक्स्ट दालें हो गई, सीरियल्स हो गया। दालें में जैसे काला चना और ये उड़द, अरहर, इस तरह की दालें ऐड कर ली गई हैं। इसके बाद तिलहन भी ऐड कर लिया, मैंने ऑयल्स। तो ऑयल्स में भी रेप सीड, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, ये ऑयल्स भी ऐड कर लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो कैश क्रॉप्स, शुगर केन, कॉटन, ये सारी चीजें आपको पता है। कुल मिलाकर के अब 26 क्रॉप्स तक ये बढ़ चुकी है। सबसे पहला डिफॉल्ट ये पाया गया सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, कि भारत को अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत में लगभग 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। व्हाट इज एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स? कि नेचर वाइज देखें तो पूरे इंडिया में क्लाइमेट बदलता है और खेती क्लाइमेट से होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एग्रीकल्चरल जोन्स हैं पूरी कंट्री में, और आप पूरी तरह से एक ही सिस्टम, एक ही सब्सिडी प्रोवाइड, एक ही MSP डिसाइड कर देते हो। कुछ राज्यों के लिए वो सही निकल आता है, कुछ राज्यों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं निकल पाता है, क्योंकि एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो ये अप्रोच ही आपकी गलत है। वन साइज फिट फॉर ऑल। पूरी कंट्री की ना आज दिन तक 70 साल हो गए, अब जाके हमें डाइवर्सिटी समझ आई इंडिया की। इसलिए तो पॉलिसियां इतनी गड़बड़ा जाती हैं, ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन द कंट्री। नेचुरल क्लाइमेट में वेरिएशन है, लोगों में वेरिएशन है,
सॉइल 8 तरह की तो मिट्टियां ही हैं भारत में, वो भी मेजर, उसमें से छोटी माइनर मिट्टियां और निकल आती हैं। तो इतनी सारी सॉइल टाइप्स, इतने सारे सिंपल वाटर हॉरिजॉन्स होने के बावजूद अलग अलग कंसेप्ट आ जाते हैं। तो ये बोला गया कि पहले आपको रीजन वाइज अप्रोच अपनानी होगी। तो रीजन वाइज अप्रोच अपनाने का तरीका बहुत स्ट्रांग है। भारत सरकार के द्वारा आज की डेट में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन देखी जाती है और उस पॉपुलेशन के अंदर ओवर द ग्राउंड एंड अंडर द ग्राउंड वाटर सोर्स देखा जाता है। ओवर द ग्राउंड वाटर सोर्स होता है रिवर बेसिन, कि रिवर बेसिन कौन सा है, और अंडरग्राउंड में भारत सरकार के द्वारा मैपिंग की जाती है कि जमीन के नीचे कहां कहां पर कौन कौन सा एक्विफर्स है। एक्विफर्स वो होते हैं जो जमीन के नीचे पानी होते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जमीन के नीचे जलाशय कहां कहां पर है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इसकी पूरी मैपिंग होती है और इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस। दे आर ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस। तो भारत सरकार इस तरह से प्लान करती है कि एग्रीकल्चरल एमएसपी कैसे डिसाइड करना है, कि पहले लेवल पर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए रिवर बेसिन कितना और कौन सा है, और उसके पास अंडरग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ एक्वीफर्स कितना है। इसके बाद फिर डिसाइड होता है कि यहां पर बीज कैसा, फसल कैसी, और फिर एमएसपी किस तरह से देना है। इस तरह एमएसपी की कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। तो जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस एंड रिवर बेसिन अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि इतनी टेक्निकलिटीज फॉलो करने के बाद, सारे जोन्स को स्टडी करने के बाद आप जो ये एमएसपी सिस्टम देते हैं, उसके बावजूद भी किसान आपका दुखी है। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो इनपुट था वो जो इनपुट था फर्टिलाइजर, उसके एंड पे एक प्रॉब्लम है। क्या? साइमल्टेनियसली मैं फर्टिलाइजर भी कवर कर रहा हूं, अलग से नहीं करूंगा, ठीक है? फर्टिलाइजर इंक्लूडेड ही है। फर्टिलाइजर में क्या प्रॉब्लम है, पहले फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा सा समझिए। एक जमीन में एक पौधा होने के लिए उसे लगभग 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 16 गुणी पदार्थ। न्यूट्रिएंट्स आप जो खाते हो ना, कोई भी खाना, आपको भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स ही मिलते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स के दम पे आप चलते हो, ठीक है? ये 16 न्यूट्रिएंट्स में किस तरह की डिवीजन होती है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। इस तरह डिवीजन होती है। 16 इन तीनों में डिवाइडेड है, मैक्रो, माइक्रो, सेकेंडरी। ये जब साइंस पढ़ाऊंगा तो उसमें कराऊंगा, बायो में। अभी इतना समझो इकोनॉमी के लिए। आई विल टीच यू ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड उसका, कि फॉस्फोरस का पेड़ के स्टोमेटा के लिए क्या रूल है, एटीपी एनर्जी के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। आई विल टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, इन अ लॉजिकल मैनर। अभी इतना सुनिए। अब इस मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉइल में जनरेट हो सकते हैं, आप आर्टिफिशियली नहीं दे सकते। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो मैक्रो न्यूट्रिएंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो देयर इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत भारी मात्रा में पेड़ को चाहिए होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। लेकिन इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, सल्फर, कुल मिला के सब कुछ ही चाहिए। वो मिलके 16 बनते हैं। इतना कुछ चाहिए, एक भूमि में इतना कुछ चाहिए। तो आल मिलाकर के फर्टिलाइजर में ये तीन फर्टिलाइजर क्या है? आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट 16 चाहिए, उनमें से मैक्रो में ये 3 इंपॉर्टेंट चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। अब इसमें हमारे देश की भूमि का प्रकार देखिए। मोस्टली जो नॉर्थ इंडियन लैंड है उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, और साउथ इंडिया में अगर चले जाएंगे तो कहीं पर पोटेशियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है। नॉर्थ इंडिया में पोटेशियम, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन की ज्यादा कमी है। और भारत सरकार के द्वारा नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का किसानों को मेन सोर्स क्या है? यूरिया का बैग, यूरिया बैग ऑफ 50 kg, 50 किलो का यूरिया बैग होता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यूरिया का एक बैग होगा, उस पर वजन लिखा होगा 50 किलो, लेकिन आप एक चीज पढ़ के सरप्राइज हो जाएंगे, उस पर लिखा होगा 46% नाइट्रोजन। तो 50 किलो का यूरिया बैग और 46% नाइट्रोजन, इसका फंडा समझा देंगे, बड़ा लॉजिकल एस्पेक्ट है। तो इस तरह से, क्योंकि 46% नाइट्रोजन है 50 किलो यूरिया बैग में, क्यों, मतलब बाकी 54% और क्या है? अदर न्यूट्रिएंट्स।
जो चाहिए, देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स ना, या फिर कुछ ऐसे कैरियर एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन को कैरी करके रखे हुए हैं, माने वो सॉइल के द्वारा जरूरी भी नहीं है, बट उन्होंने नाइट्रोजन कैरी करा हुआ है, तो वो डालने ही पड़ेंगे। उसमें से 46% नाइट्रोजन रिलीज होगा। पूरा 50 kg क्वांटिटी में पूरा नाइट्रोजन नहीं है 100%, सिर्फ 46% नाइट्रोजन है। ये इतनी वर्ड और इतनी लाइन क्यों समझाई? जब मैं प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पढ़ाऊंगा, जो 2010 में यूपीए ने लागू करी। आज की डेट में हमारे देश में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है सरकार फर्टिलाइजर पे, प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी नहीं देती। मैंने पहले पूरे 50 किलो के बैग पे सब्सिडी होती थी, अब सिर्फ कंटेंट पे होती है 46% पे। ये फंडा समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो इस तरह से एक बैग मेंशन होता है, उसमें से यूरिया निकलता है और यूरिया में से अमोनिया का कंटेंट, और अमोनिया से आप निकालते हैं नाइट्रोजन। तो अगर आप देखें कि भारत में नाइट्रोजन पैदा करने का प्रकार क्या है, तो बहुत बड़े पैमाने पर सरकार 2 प्लांट यूज करती है। पहला प्लांट सरकार के द्वारा 2 फेनोमेना तैयार किए जाते हैं नाइट्रोजन को पैदा करने के। पहला आप देखेंगे नेचुरल गैस एंड नाफ्था। तो नेचुरल गैस बेस्ड एंड नाफ्था बेस्ड। अगर नेचुरल गैस बेस्ड की बात माने तो क्या प्रोसेस क्या है, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इसको अब सरकार के द्वारा बंद भी हो रहा है। इसकी बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। क्या है नेचुरल गैस? आप मंगाएंगे, उससे आप निकालेंगे मीथेन, मीथेन से आप निकालेंगे अमोनिया, अमोनिया से बनता है नाइट्रोजन। इस तरह से वी नीड नेचुरल गैस एज ए रॉ मटेरियल। तो नाइट्रोजन गैस से मीथेन, मीथेन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रोजन, फाइनली नाइट्रोजन आप खेतों में डाल देते हो, डन। तो नेचुरल गैस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, अब एक एस्पेक्ट मैंने समझा दिया, वो बैग वाला। एक मैंने न्यूट्रिएंट्स, एक मैंने ये नाइट्रोजन बनाने का प्रक्रिया समझा दी। ये सारे अभी रॉ मटेरियल दे रहा हूं, एंड में तड़का मारेंगे। अभी मैं सब्जियां काट के रख रहा हूं ताकि आपको सारी बात समझ में आए, ठीक है। अब कुल मिलाकर के अगर आप बात करें भारत में, तो सपोज कीजिए 300 लाख टन, सपोज कीजिए 300 लाख टन कंज्यूम होता है इंडिया में। और इंडिया की खासियत क्या है? वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड एंड वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो 300 लाख टन की हमारी खपत है, इसमें से 220 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं और 80 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। डन है जी, ये डाटा भी क्लियर। सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, इसलिए सारी सीन समझा रहा हूं। अब ये जो 80 लाख टन है, इसकी एक गेम है। 80 लाख टन देश में इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 3 कंपनियां ही जिम्मेदार हैं सरकारी, मतलब इट इज कैनलाइज्ड, इट इज कैनलाइज्ड। सरकार ने इसे कैनलाइज किया हुआ है कि ये कनाल नहीं होती जैसे नहर, तो ये 3 रूट से ही आ सकता है। भारत की 3 सरकारी कंपनियां जिम्मेवार हैं ये इंपोर्ट के लिए, नाइट्रोजन इंपोर्ट के लिए। डन जी, ओके, कोई प्रॉब्लम? अब अगर मैं बार बार एक वर्ड यूज करूं, एक तो मैंने नाइट्रोजन क्लियर बोला, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं डीएपी और अगर मैं यूज करूं एमओपी, तो ये क्या है? कुछ नहीं है, ये पोटेशियम के और ये फॉस्फोरस पी। कैसे? इसका फुल फॉर्म डाई एमोनियम फॉस्फेट है, और इसका फुल फॉर्म म्यूरिएट, म्यूरिएट ऑफ पोटेशियम या म्यूरिएट ऑफ पोटैश। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एमओपी एंड डीएपी, डैप एंड मॉप। डन जी, ये वर्ड भी क्यों बताया वो भी समझा देंगे, सारा ही क्लियर कर देंगे। तो डायमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरिएट ऑफ पोटैश, इट इज अ पोटेशियम एंड इट इज अ फॉस्फोरस। आगे बढ़ू, लिख लिया सबने? अब समझिए आगे की कहानी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, भारत सरकार के द्वारा यूरिया का कुछ सिस्टम इस तरह से चलता है, फर्टिलाइजर का सिस्टम कुछ इस तरह से चलता है कि सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसने यूरिया का बैग प्रोड्यूस किया, ठीक है जी। उसे यूरिया बैग प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आ गई जी 1000 रुपया, लेकिन भारत सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि भाई आपको ये देना है 250 रुपए में, किसी भी कीमत पे। तो लागत की कमी पड़ रही 750 रुपए की, तो 750 रुपया इसको आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। डन है जी, ये हो गया सब्सिडी देने का तरीका, इसे हम कहते हैं कॉस्ट सब्सिडी। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये प्रोसेस, दैट इज
प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी। प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी जैसे क्या मीनिंग इस वर्ड का? देश में दो प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मशीनरी है, सब कुछ बढ़िया है। वो 1000 रुपए की कॉस्ट में ही यूरिया का 50 किलो का बैग प्रोड्यूस करता है और भारत सरकार ने बोला 250 रुपए में देना है, तो उसकी सब्सिडी बनती 750। इसके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ओल्ड मशीनरी है, मैनेजमेंट भी गुड नहीं है, ये 1200 रुपए की लागत के साथ प्रोड्यूस करता है वही बैग, लेकिन भारत सरकार ने बोला 250 रुपया में देना, तो अल्टीमेटली इसको सब्सिडी कितनी देनी पड़ जाती है? 950 रुपया। तो 750 और 950, 200 रुपए में गैप आ गया। तो भारत सरकार को यह बोला गया है क्रिटिक्स के द्वारा कि भाई ये प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी से सफर कर रहा है आपका ये कॉस्ट सब्सिडी वाला चैनल, करेक्ट इट। आप सभी प्लांट्स को सेम पैरामीटर पे काउंट करके सिर्फ इतना डिसाइड कर दे रहे हो कि कितने में यूरिया या कितने में फर्टिलाइजर देना, और उनको उनकी सारी इनपुट कॉस्ट बियर कर रहे हो। देखिए तो सही ये कैसे चल रहे हैं। इस प्रोसेस में ये जो प्लांट बी है ये कभी भी खुद को अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं करता। इसका कहना है एक बार ठेका मिल गया, बस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिल गया, उसके बाद जो मशीनरी है, जो भंगार कबाड़ सब, उसके साथ ही मैं प्रोडक्शन करूंगा और मैं मुनाफा तो मुझे आता ही रहना है। पहला क्लॉज ये। दूसरा, क्योंकि प्रोडक्ट सब्सिडी पे बेच रहा है उसके सिर्फ लागत ही कवर हो रही है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत ही आ रहा है, अल्टीमेटली उसके पास रिसोर्सेज बचते ही नहीं है खुद की अपग्रेडेशन के लिए, तो वो कभी अपग्रेड हो ही नहीं पाता। तो सरकार को इस विषय के बारे में सोचना है कि अपग्रेडेशन कैसे किया जाए, लागत कैसे कम की जाए। मुद्दे की बात यह है कि इतनी लागत करके भी किसान को लाभ नहीं मिल रहा। किसान को लाभ क्यों नहीं मिल रहा, उसका रीजन तभी डिस्कस होगा जब पता होगा कि लागत जा किधर रही है। तो लागत बहुत बड़े पैमाने पर पड़ रही है लेकिन फायदा उतना निकल नहीं रहा और फालतू पैसा खर्च हो रहा है सरकार का। सब्सिडी की फॉर्म में प्रोडक्टिवली पैसा नहीं लग रहा है, फालतू लग रहा है पैसा, वो यहां से क्लियर होता है। ठीक है, तो इसको इंप्रूव करने का क्या तरीका है वो भी आपको समझा देता हूं। तो मुद्दे की बात है, सर्वे आया, सर्वे ने बोला कि 100 रुपया अगर सब्सिडी में देते हो तो उसमें से लगभग 25 रुपया निकल जाता है प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी में, उसमें से लगभग 41% निकल जाता है स्मगलिंग में, और रेस्ट बचा 32-33 रुपया जाकर के मिल पाता है नहीं, इसमें से लगभग 24 रुपया ले जाते हैं बड़े किसान इस सब्सिडी का लाभ 24% का, रेस्ट जाकर के 32-33% ही मिल पाता है छोटे किसान को। अल्टीमेटली सब्सिडी तो आप उसी के लिए लाए थे, तो 100 रुपए का 32 रुपया उस तक पहुंच रहा है, माने रस्ते में 68 रुपीज का लैक है। टैप दिस, इसको टैप करो, इसको उसको बेनिफिट दो। कैसे? तो पहला क्लॉज मैंने नुकसान का समझा दिया, प्रोडक्ट इनएफिशिएंसी। आई विल टीच यू द सेकंड क्लॉज, दैट इज स्मगलिंग। भारत सरकार, देश क्योंकि एक अमीर देश है, कहीं ना कहीं अपने नेबरिंग कंट्री से जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इनसे कंपेयर करें और इवन पाकिस्तान ऑल्सो, तो मुद्दे की बात है कि हम तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि 250 रुपए का यूरिया ही आएगा, देश में बिकेगा, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जैसे स्टेट कंट्रीज जो हैं उनके पास, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने लोगों को वो सपोर्ट कर सके उस लेवल पे, तो वहां पे लगभग 650 का ही 50 किलो का यूरिया का बैग बिकता है। तो यूपी का एक सर्वे आया था कि यूपी में जितना भी यूरिया पहुंचाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसका 80% तो नेपाल निकल जाता है, 20% ही वहां के किसानों को मिलता है, और अल्टीमेटली किसान को ब्लैक मार्केट से, माने ओपन मार्केट से ही यूरिया परचेज करना पड़ता है जिसकी कीमत बहुत हाई है। तो ये एक कारण है किसान के मरने का। क्या होता है कि 250 रुपए का बैग लेकर के अगर 500 में भी नेबरिंग कंट्री में बिक जा रहा है तो भी आपको 250 का मुनाफा ही हुआ। तो इसकी वजह से जो यूरिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका नेक्सस क्रिएट हो रखा है स्मगलर्स के साथ, और वो सारा का सारा फर्टिलाइजर का मेजर प्रोपोर्शन स्मगल हो जाता है नेबरिंग कंट्रीज को, जैसे बांग्लादेश और नेपाल, और अल्टीमेटली सरकार की तरफ से खर्चा किया ही जा रहा है सब्सिडी में, लेकिन किसान मर रहा है। क्यों? बीच में चेन बिगड़ रही है, लिंक खराब हो रहा है। क्यों? सब्सिडीज द्वारा प्रायोजित किया गया वो फर्टिलाइजर स्मगल के थ्रू जा रहा है, नेक्सस के थ्रू जा रहा है बाहर, और अल्टीमेटली किसान मजबूर है किस वजह के लिए? बाहर से लेने के लिए, बाजार से लेने के लिए, और बाजार में मिलता है महंगा। तो किसान को आप, एक पढ़ा लिखा नौजवान कहेगा तानू इन्नी सब्सिडी मिलती तुसी फिर रोंदे रहंदे, तो किसान उसे जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे समझ ही कुछ नहीं आता, क्योंकि मिल भी रही है सब्सिडी, वो समझा नहीं पाता कि सब्सिडी के थ्रू जो पैसा आता है, उसके थ्रू जो बैग तैयार होते हैं यूरिया के, वो तो स्मगल हो जाते हैं, मेरे तक तो पहुंच नहीं पाता। मैं तो फिर एक प्रॉब्लम से जूझता हूँ, वो क्या? पिछले 3 साल से अखबार भरे पड़े हैं एक चीज से कि गवर्नमेंट की फार्म सब्सिडी माउंटिंग, बट देयर इज हाई लेवल शॉर्टेज ऑफ द फर्टिलाइजर इन द मार्केट। आए दिन बाजार में यूरिया की और फर्टिलाइजर्स की कमी है और उधर से सब्सिडी बढ़ रही है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं? मैंने बीच में कोई गड़बड़ थी, वो गड़बड़ यही थी, पहली गड़बड़। दूसरी गड़बड़, भारत सरकार के द्वारा जो यूरिया इंपोर्ट किया जाता है या
जो एमओपी और डीएपी, इन्हें मैं डी कंट्रोल्ड बोलूंगा, इन्हें मैं डी कंट्रोल्ड बोलूंगा। क्यों? यूरिया इज कंट्रोल्ड, दे आर डी कंट्रोल्ड, फेनोमेना समझा दूंगा। तो जो डी कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे इंपोर्ट होते हैं। अब जो इंपोर्ट करने की कंपनियां तीन, अब वो तीनों कंपनियों को कागज, दस्तावेज, प्रिकोरमेंट, इंपोर्ट, मिनिस्ट्री से परमिशन लेना, ये सारा प्रोसेस करने में बहुत टाइम बीत जाता है। और खासियत ये है फर्टिलाइजर की कि जैसे ही आप क्रॉप बीजते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, 50 डेज के अंदर अंदर फर्टिलाइजर डालना होता है भी हमराज होना पैदा कि नहीं? अगर नहीं डाला तो फसल बर्बाद, कंट्री में हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। सोचते हो किसान जान आपके लिए दे रहा है, अपने लिए नहीं। वो यहां से समझ आएगा कि सिर्फ 3 कंपनियों को परमिशन दिया है, वो इतने लंबे प्रोसीजर होते हैं उनके कि सोइंग सीजन निकलने के बाद प्रिक्योरमेंट होता है वो 80 लाख टन का। खेप लेट आती है और तब तक किसान बीज चुका होता है और उसे यूरिया की नीड होती है, तो उसे ना चाहते हुए भी बाहर से ही लेना पड़ता है महंगा वाला यूरिया, क्योंकि देयर इज हाई लेवल ऑफ शॉर्टेज। और जब फसल बीज चुकी उसके बाद आपने लिखा है तो आंकड़ों में आप दिखाते हैं कि देयर इज सरप्लस ऑफ द फर्टिलाइजर। बट व्हेन टाइम मैटर्स, टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। राइट टाइम पे आपने फर्टिलाइजर नहीं दिया, जब महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, अब आप मार्केट में दिखा रहे हो फर्टिलाइजर वादू, गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है देयर इज अ सरप्लस फर्टिलाइजर इन द मार्केट, फार्मर्स आर नॉट गेटिंग दैट फर्टिलाइजर फ्रॉम द स्टोर्स, दे आर रोटन, दे आर ये दो, और हमें फिर अब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे इंपोर्ट किया उसे एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, योर टाइम मैटर्स। तो सर्वे कहता है कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये 3 कंपनियों को हटा करके इसको बाकी कंपनियों, प्राइवेट वेंडर को भी राइट दो ना, कि प्राइवेट वेंडर भी आए, वो भी इंपोर्ट कर सके और बेच सके, तभी ये चीज ज्यादा फैलेगी, बढ़ेगी। इसमें अपनी गलतियां हैं, इसमें भी अपनी त्रुटियां हैं, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत डिले हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सरप्लस और सब्सिडी बढ़ने के बावजूद भी बहुत कमी रह जाती है ग्राउंड लेवल पे, किसान को नहीं मिलती। माने येन केन प्रकरण हर वे में किसान ही मजबूर है मार्केट से उठाने के लिए। और सोच के देखो, अगर उस साल किसान कहे कि इस साल मैं नहीं करना, माने किसान अगर ये सोच ले कि 15 दिन मर जाए फसल, अगर ऐसा किसान सोच ले देश मर जाएगा उसी साल। माने आपके पेट भरने खातिर वो अपना सब कुछ बेच के भी यूरिया खरीदता है और डालता है कि फसल ना मर जाए कहीं। अगर वो भी सरकार की तरह लचर हो जाए ना, और एक कभी कि चल 1.5 महीने बाद पा दूंगा, फसल गई, और अगर कहीं फसल चली गई देश की तो फिर आप भी सब गए। जितना मर्जी आप डेवलप हो जाइए, क्रॉप चली गई ना, अगर क्रॉप ही तो मेन फूड है, क्रॉप गई तो हैवॉक क्रिएट हो जाएगा और दंगे छिड़ जाएंगे देश में भूखमरी से। आई बात समझ में? क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा इस पे टिका हुआ है, फसल पे। अगला कंसेप्ट, पहली त्रुटि प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी, दूसरी त्रुटि स्मगलिंग, तीसरा त्रुटि लैक ऑफ प्रिक्योरमेंट बाय द 3 कंपनीज, फोर्थ वन इज द additional burden by distributors। अक्सर किसान जब यूरिया या ऐसी खाद लेने जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर माफिया जैसा रोल प्ले करता है और जबरन उसको पेस्टिसाइड लेने को कहता है, जबरन इंसेक्टिसाइड, जबरन फावड़ा, जबरन ये, जबरन वो, मैंने ऐसी कंडीशन जोड़ता है कि ये भी साथ लेके जाता, भी तो 250 रुपए में दूंगा तुझे। ये प्रॉब्लम अक्सर किसान को फेस करनी पड़ती है। और देश में अति से ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होने का एक कारण ये भी है कि जबरन मत्थे मड़ा जाता है। 2 बैग 4 बैग रखा दो, ये भी नाड़ी पेस्टिसाइड भी रख दो, 3 बैग 2 बैग, वो लेना भी नहीं चाहता। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा वो, क्योंकि अथॉरिटी तो कोई है नहीं निगरानी करने वाली, जो है वो पॉइंट पे अवेलेबल नहीं होती। और किसान का हमेशा ये कहना होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है यूरिया का या फर्टिलाइजर का, ये जानबूझ के शॉर्टेज दिखाता है, इसने स्टॉक किया होता है पीछे, पहले ही सेटिंग होती है उसकी कि ये किसको किसको देना है। अल्टीमेटली इस वजह से भी वो किसान मरता है। और ये कौन सा किसान मर रहा है? गरीब बेचारा। बड़े किसान के लिए तो पहले स्टॉक हो गया है पीछे, उसके तो सीधा ट्रालियों पे घर पहुंचना, ट्रैक्टर बंद के बंद ट्रक जाते हैं। आज से 2 साल पहले पंजाब के किसानों ने घेराव किया था, याद हो अगर आपको, फर्टिलाइजर के ट्रक रोक लिए थे जो फर्टिलाइजर कंपनियों से निकले थे, और उन्होंने बोला था ये ट्रक भर के जा किधर रहा है, ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हमें तो पिछले 10 दिन से कुछ भी नहीं मिल रहा। और कंपनी कह रही है हमने इतने ट्रक निकाले हैं, किधर गए? स्मगल हो गए, चले गए किसानों के पास। दैट इज द प्रॉब्लम। सो look at the concept deeply. There is a supply chain problem. There is a supply chain problem. Now I will talk about the problem at the production level. भारत सरकार के द्वारा, मैंने आपको बोला कि 1000 रुपए का प्रोड्यूस हुआ और भारत सरकार को देना है 750 रुपया, मैंने कॉस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, डन। कई महीने गुजर जाते हैं भारत सरकार को रिडीम्शन किए हुए, कई साल भी गुजर जाते हैं, और जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है वो रो रहे हैं और चीखे मार रहे हैं कि हमारा पैसा ही नहीं आया अभी तक।
मैंने अगर आंकड़ा देखा जाए तो 40,000 करोड़ रुपए का पेंडेंसी खड़ी है उनके सर के ऊपर, उनको लेना है सरकार से। जब सरकार ये 40,000 करोड़ उनको नहीं देगी, वो नेचुरल गैस किधर से मंगाएंगे, वो नाफ्ता किधर से आएगा, वो अगला काम कहां से करेंगे। मैंने उन्हें लोन लेकर के अपने एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली वो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इनपुट कॉस्ट का हिस्सा है, और अल्टीमेटली इनपुट कॉस्ट का एक हिस्सा बियर करना है भारत सरकार को, तो भारत सरकार पे ही बोझ बढ़ रहा है, और भारत सरकार एक ट्रैप में फंस जाती है, सब्सिडी ट्रैप, और वो बढ़ती चली जाती है। इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द फर्टिलाइजर प्लांट शट होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, और हम मोर एंड मोर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इंटरनेशनल फर्टिलाइजर सप्लाई पे, और वो फर्टिलाइजर सप्लाई हाईली डिपेंड करती है इंटरनेशनल क्रूड प्राइस पे, क्रूड ऑयल और क्रूड नेचुरल गैस प्राइस पे, और अल्टीमेटली वो बहुत वॉलेटाइल है, वो बहुत ऊपर गिरती चढ़ती रहती है। तो ये शॉक भी हमें बियर करना पड़ता है। सबसे दुखद परिणाम है हमारे देश के बहुत से नाफ्ता बेस्ड प्लान तो सरकार की पॉलिसी से बंद हुए, और दूसरे प्लान जो है वो लैक ऑफ रीइंबर्समेंट, पैसा ना देने की वजह से बंद होते चले जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी फॉल कर रही है इसकी वजह से। आई बात समझ में? ये भी एक दिक्कत का कारण है। सरकार कहती कि सारे फ्रंटों पे निपटेंगे, चिंता मत करो, जिंदगी खुशहाल कर देंगे, मैं आ गया हूं, अच्छे दिन तो अब आने ही वाले हैं। कैसे आए हैं अच्छे दिन? अब वो कहते हैं, हम आपको समझाते हैं कि देखिए ऐसा है सिस्टम कि वो जो 45% स्मगल हो रहा है और जो 45% इधर उधर जा रहा है, इसको कैसे हम टैकल करेंगे। इसमें से उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन, कहते हैं पंगा यहां पर है, एक एलिमेंट यूज सारी जगह पे हो रहा है, माने एग्रीकल्चर में तो हो ही रहा है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत सॉलिड होता है, माने केमिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इवन आप जो सिगरेट पीते हैं, आप नहीं पीते होंगे इवन जनता जो सिगरेट पीती है उसमें एक फ्रेग्रेंस इंड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन यूज होता है, मैंने देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ द नाइट्रोजन। तो अब इस नॉन एग्री और एग्री दोनों को एक रॉ मटेरियल चाहिए, वो क्या, नाइट्रोजन। अब एक कंपनी है फोकस, वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है 1000 रुपए का, वो इसको तो देगी 250 में, लेकिन इसको तो देगी 1000 में ही ना, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ सब्सिडाइज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वो सब्सिडाइज नहीं है। तो इसकी कोशिश क्या रहेगी, यहां से 1000 रुपए में लेने की, या